नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। कल हमने देखा था केंद्रीय सतर्कता आयोग, और उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की जब हम बात करते हैं तो भारतीय निर्वाचन आयोग में सबसे पहले ये देखिए कि जो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। और कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उन्हीं 22 भागों में से संविधान के भाग नंबर 15, कितने भाग नंबर 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किसका वर्णन है? भारतीय निर्वाचन आयोग का, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन कहाँ पर है? संविधान में। तो कल जब मैंने क्लास ली थी सीवीसी की, तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संस्था का या निकाय का वर्णन संविधान के अंदर है किसी अनुच्छेद के अंतर्गत, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संवैधानिक। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक प्रकृति है, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? संवैधानिक। अब अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सुकुमार सेन को। तो सुकुमार सेन क्या हो गए? भारत के पहले निर्वाचन आयोग के क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। अब देखो 25 जनवरी को इसका क्या आता है? बर्थडे आता है। तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? मेरा बर्थडे स्पेशल हो। तो इसीलिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि जो 25 जनवरी है उस तारीख को क्या बना जाए? यादगार बनाया जाए। इसके लिए इन्होंने क्या किया? 25 जनवरी 2011 में ये फैसला लिया कि 25 जनवरी को जो हम क्या करते हैं? मतदाता दिवस घोषित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने घोषणा तो कर दी, फैसला कब ले लिया? 2011 में, लेकिन मनाना भूल गए। तो बोले क्या करें, तो अब अगले साल ही मनाया जाएगा, इस साल तो 25 जनवरी चली गई। तो पहला मतदाता दिवस कब मनाया गया? 25 जनवरी 2012 को। 25 जनवरी 2012 को मनाया गया। घोषणा कब कर दी थी? 25 जनवरी 2011 में। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। अध्यक्ष इसको बनाया गया था सुकुमार सेन को। अब आगे देखिए, तो प्रथम मतदाता दिवस, मैंने बता दिया आपको, प्रथम मतदाता दिवस कब मनाया गया था? 25 जनवरी 2012 को मनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने ऊपर देखा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के तहत ये क्या कहा गया है कि संसद, ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल में क्या क्या आता है? राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद और राज्यपाल। और संसद में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके जो चुनाव होते हैं, ठीक है, इनका जो निर्वाचन होता है उसका नियंत्रण करना, संचालन करना, उसका अधीक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? भारतीय निर्वाचन आयोग की होगी, ठीक है। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 324। अब देखो, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो क्या कर रहा है? संसद के भी चुनाव करवा रहा है, राष्ट्रपति के भी करवा रहा है, उपराष्ट्रपति के भी करवा रहा है, और क्या करवा रहा है? राज्य विधानमंडल के चुनाव भी करवा रहा है। इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग को क्या कहते हैं? एक अखिल भारतीय संस्था कहा जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि हाँ, इसके संचालन की जिम्मेदारी किसकी होगी? चुनाव आयुक्त की होगी। इसलिए निर्वाचन आयोग को अखिल भारतीय संस्था कहा जाता है, क्योंकि यह केंद्र व राज्य के लिए समान रूप से कार्य करता है, ठीक है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों के लिए समान रूप से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 324 में क्या लिखा हुआ है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके निर्वाचन की जिम्मेदारी किसकी होती है? भारतीय निर्वाचन आयोग की होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके संरचना के बारे में बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना, तो इसमें क्या होगा? एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, और उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति की इच्छा होगी, ठीक है। तो कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे? जितना राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। इसका मतलब क्या है कि इनकी जो संख्या है उसका संविधान में उल्लेख
नहीं किया गया, ये राष्ट्रपति के विवेक पे उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, तो संरचना में क्या होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा एक, और उतने निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 क्या है, अन्य आयुक्त हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, इससे पहले 16 अक्टूबर 1989 तक क्या था, निर्वाचन आयोग एक सदस्य ही था। मतलब इसमें क्या हुआ करता था, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही हुआ करता था और कोई सदस्य नहीं होता था। कब, 16 अक्टूबर 1989 तक। फिर उन्होंने क्या किया, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने इस आयोग को क्या बना दिया, बहुसदस्यीय बना दिया। मतलब 3 सदस्य बना दिया, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 क्या हो गए, अन्य आयुक्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको क्या किया, वापस से क्या कर दिया गया, 1990 में पुनः एक सदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, एक सदस्य था, फिर बहुसदस्य किया और फिर वापस एक सदस्य कर दिया गया। अब देखो 10 अक्टूबर 1993 को नरसिम्हा राव सरकार ने इसे क्या कर दिया, 3 सदस्य कर दिया गया। ठीक है, अब जब 1990 में जब इन्होंने एक सदस्य किया था इस आयोग को, तब एक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए थे, उनका नाम था क्या, आप सभी जानते हैं, टी.एन. शेषन। क्या नाम था निर्वाचन आयुक्त का, टी.एन. शेषन। तो ये वो व्यक्ति है जो ऐसे कहता था कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में नेताओं को खाता हूँ। ठीक है, इस व्यक्ति ने आम व्यक्ति को बताया था कि निर्वाचन आयोग जो है उसकी शक्ति क्या होती है, निर्वाचन आयोग की असल में शक्ति क्या होती है। ये बात किसने बताई थी, टी.एन. शेषन ने। इसको आप एक इस कहानी से समझ सकते हो कि जब राज्यसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव होने थे पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और उस सीट पे खड़े हुए थे वहाँ से प्रणब मुखर्जी। ठीक है, नरसिम्हा राव सरकार में प्रणब मुखर्जी को वाणिज्य मंत्री नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन आपको पता है कि मंत्री नियुक्त करने के बाद में उसको 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदन की शपथ लेनी पड़ती है। लेकिन ये बात प्रणब मुखर्जी के लागू नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं थी। और पश्चिम बंगाल में क्या थे, चुनाव होने थे, तो उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा। लेकिन क्या हुआ, जो चुनाव थे उन्होंने निरस्त कर दिए, किसने, टी.एन. शेषन ने। टी.एन. शेषन का ये मानना था कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी जो हैसियत है संविधान में भारत में, वो सुप्रीम कोर्ट और जो सी.ए.जी है उसके बराबर है। मतलब इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, इसमें सरकार कोई दखल नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसने कहा कि जब तक भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों को सरकार मान्यता नहीं देती थी, सुप्रीम कोर्ट की तरह और सी.ए.जी की तरह, तब तक कोई भी चुनाव भारत में नहीं होंगे। और जितने भी चुनाव हमने घोषणा कर रखी थी वो सारे क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, 6 महीने तक चुनाव नहीं होने दिए, तो प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस वजह से जो है सब गुस्सा थे कि भाई ये कैसा व्यक्ति है जो मान नहीं रहा। ठीक है, तो लोगों ने इसको अल्सेसिन भी कहना स्टार्ट कर दिया था। फ्रांस के अल्सास प्रदेश में जर्मन शेफर्ड है, वैसे कुत्ता पाया जाता है, तो उन्होंने इनको क्या कहना, अल्सेसियस कहना स्टार्ट कर दिया था। और इसी वजह से जो नरसिम्हा राव सरकार है उन्होंने क्या किया, पहले जब ये अकेले थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक सदस्य था, उसको इसकी पावर कम करने के लिए, टी.एन. शेषन की पावर को कम करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको बहुसदस्यीय बना दिया, 3 सदस्य कर दिया। कब किया गया, 10 अक्टूबर 1993 को। 2 व्यक्तियों को बना दिया, एक तो कृष्णा मूर्ति को और एक एम.एस. गिल को क्या बना दिया, भारतीय निर्वाचन आयुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, अब टी.एन. शेषन की और इनकी बनती नहीं थी आपस में। ठीक है, तो इस प्रकार से जब ये किया गया था, पहले एक सदस्य था, फिर बहुसदस्य हुआ, फिर वापस एक सदस्य किया गया, और फिर से 1993 में क्या कर दिया गया, बहुसदस्य क्यों किया गया, टी.एन. शेषन के वजह से। टी.एन. शेषन ने क्या किया, इसको उच्चतम न्यायालय में इसको चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने माना कि हाँ ठीक है, 3 व्यक्ति तो होने चाहिए, क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो है कार्यभार भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, नरसिम्हा राव सरकार ने इसकी शक्तियों को कम करने के लिए, टी.एन. शेषन की शक्तियों को कम करने के लिए कृष्णा मूर्ति जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, अभी हम इनकी जब आगे कार्य पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनको समान वेतन दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, और समान अनुलाभ भत्ते दिए गए। ठीक है,
ताकि जो है, लेकिन जो भी कारण हो इनको क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ठीक है, इसके अब आगे देखो, राष्ट्रपति चुनाव आयोग, ये तो हो गए भाई 3 सदस्य, एक तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 अन्य आयुक्त हो गए। इसके अलावा भी राष्ट्रपति जो क्या कर सकता है, चुनाव आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है। ठीक है, शायद किसके लिए, चुनाव आयोग की सहायता के लिए। ठीक है, अब निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की जो सेवा की शर्तें व पदावधि, जो कार्यकाल है, वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयुक्त तो नियुक्त कर ही सकता है, उसके साथ साथ क्या कर सकता है, प्रादेशिक आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकता है अगर निर्वाचन आयोग का कार्यभार ज़्यादा है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, वेतन भत्ता व अन्य अनुलाभ भी समान होते हैं। ये क्यों दिए गए थे, आपको मैंने अभी कहानी बताई थी TN सेशन वाली। ठीक है, उनको जो है पर कतरने के लिए इन्होंने क्या किया था, 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और उनको समान लाभ और भत्ते दिए गए ताकि जो है उसकी पावर को कम किया जा सके। अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पर इनमें मतभेद है, किनमें, निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों में मतभेद है, तो आयोग क्या करेगा, बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। ठीक है, आप समझ गए, 2 आयुक्त नियुक्त किए थे और एक TN सेशन थे, तो अगर मतभेद है तो बहुमत किधर जाएगा, सरकार की तरफ ही जाएगा, क्योंकि 2 अन्य आयुक्त जो नियुक्त किए थे वो तो सरकार के आदमी थे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये सब किया था। अब आगे देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारतीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। उसके बाद में योग्यता, योग्यता जो है संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयुक्त के जो है योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति की नज़र में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आयुक्त बनने के योग्य है तो उसको जो है क्या नियुक्त कर दिया जाएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया जाएगा। अब कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, या तो कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर उसकी आयु जो है 65 वर्ष की हो जाए, तो वहाँ तक इसका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। अब देखो, अभी आप साथ साथ में याद करते चलो, जैसे कार्यकाल इसका कितना है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है, उसी प्रकार से जो UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग, उसका कार्यकाल भी कितना है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इन दोनों का कार्यकाल सेम है, तो आप इनको एक साथ भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेतन की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होगा, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अब जब आपके प्रश्न आएगा एग्जाम में तो उसमें ये कथन दिया जा सकता है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं वो कथन वाले ही आ रहे हैं, तो उसमें ये कथन दिया जा सकता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। क्या ये कथन गलत है या सही है? ठीक है, तो ये कथन सही है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है उनको। ठीक है, उसके बाद में जो ये जो सेवा शर्तें हैं, ये निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें कार्य संचालन एक्ट 1991 के आगे बात करते हैं कि त्यागपत्र किसको देंगे, तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो जो व्यक्ति नियुक्ति करता है उसको क्या करेंगे, उसी को त्यागपत्र देंगे। तो त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। हटाने की प्रक्रिया हटाएगा कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा, राष्ट्रपति। आधार क्या होंगे, असक्षमता या कदाचार, या तो वो अपना कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, ठीक है, और या फिर वो कदाचार का दोषी है, मतलब कदाचार का दोषी सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, इस स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन किस रीति से, किस तरीके से हटाया जाएगा, तो अभी हमने वेतन पढ़ा था उच्चतम न्यायालय के समान है, तो वो जो हटाने की रीति है उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जब हम उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो उस दौरान हम महाभियोग, राष्ट्रपति के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है उसकी पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अपने सिलेबस में है, तो उस दौरान इसको ढंग से, इसकी जो विधि है, अभी तक इतना याद रख लो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसे उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अन्य सूचना आयुक्त है, अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। किसकी सिफारिश पर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा। अब इसमें वो नहीं है उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वाला सिस्टम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए है, अन्य आयुक्तों के लिए नहीं। अन्य आयुक्त कैसे हटाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियाँ देखते हैं। क्या देखते हैं? कार्य और शक्तियाँ। भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य और शक्तियों में क्या क्या शामिल है? तो एक तो संसद के द्वारा जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके तहत हर 10 साल बाद क्या होता है, निर्वाचन जो क्षेत्र होते हैं, अगर जनसंख्या बढ़ती है या कम होती है तो निर्वाचन क्षेत्रों की जो है आकार भी कम होता है, सीटें ज़्यादा कम होती हैं। तो उस आधार पे जो परिसीमन आयोग अधिनियम के अंतर्गत परिसीमन आयोग का जो है सिफारिश के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का भौगोलिक विभाजन और निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में मतदाता सूची तैयार करना कि कितने वोटर हैं, किस किस को शामिल करेंगे। ठीक है, वो उसकी समीक्षा करना। ये किसके काम? नए मतदाताओं को पंजीकृत करना, जिनकी आयु 18 साल अभी हुई है तो उनका पंजीकरण भी। ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? निर्वाचन आयोग के। ठीक है। राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना और मान्यता प्रदान करना। कोई नए नए राजनीतिक दल जो बनते हैं, ठीक है, उनको पंजीकृत करना और उनको मान्यता प्रदान करना। ठीक है भाई, ये राष्ट्रीय स्तर का रहेगा या क्षेत्रीय स्तर का रहेगा या फिर ये राज्य स्तर का जो दर्जा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? वो किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय स्तर के दल है, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, तो राष्ट्रीय स्तर का दल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसमें, ठीक है, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको देखिए। उसमें 2 रिक्वायरमेंट है, या तो क्या करे वो 4 या इससे अधिक 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मतों का, जितने वैध मत डाले जाते हैं उनका न्यूनतम 62% प्राप्त करे, या लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त करे। ठीक है, या फिर यह शर्त अगर पूरी नहीं कर रहा है तो अगली शर्त क्या है? लोकसभा की सीटों का 2%, कम से कम सीटों का, लोकसभा की सीटों का 2%, या फिर 3 या इससे अधिक राज्यों में क्या ये जो सीटें 2% सीटें प्राप्त हो रही हैं, ये क्या कहाँ से होनी चाहिए? 3 या इससे अधिक राज्यों से प्राप्त होनी चाहिए। तो ये राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने की क्या है? ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में राज्य स्तर का दर्जा जो है किस हिसाब से मिलेगा, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं? तो राज्य के जो विधान मंडल होता है, उसके निर्वाचन चुनाव होते हैं, उसके कुल वैध मतों का या तो न्यूनतम 62% प्राप्त करे, एवं और क्या करे? विधानसभा की न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करे। ठीक है, अगर यह शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? राज्य विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 32% मत प्राप्त करे, या फिर 3 विधानसभा की कितनी सीटें? 3 सीटें प्राप्त करे। तो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर का जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो किस हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, उनकी क्या क्या शर्तें होती है वो हमने देखी। और ये शर्तें राष्ट्रीय स्तर का दर्जा और राज्य स्तर का दर्जा कौन देता है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। अब देखिए, चुनाव कार्यक्रम तैयार करवाना कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे। ठीक है, लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और आपके ये विधानमंडल वाले चुनाव। फिर चुनाव आचार संहिता की घोषणा करना तथा क्रियान्वित सुनिश्चित करना, आचार संहिता की घोषणा करना और उसका क्रियान्वयन करना। इसके अलावा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह, आप देखते हो किसी का चुनाव चिन्ह जो फूल है, किसी का हाथ है, तो ये चुनाव चिन्ह देता कौन है? तो कौन देता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, और इससे संबंधित कोई विवाद हो जाता है, कोई बोलता है 2 व्यक्ति आगे के नहीं, हम 2 व्यक्ति हैं जो फूल को निर्वाचन जो चुनाव चिन्ह रखेंगे, तो इसका फैसला भी कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्या कार्य है कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से चुनाव के संचालन हेतु, अब जब चुनाव करवाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग तो उसको लोगों की आवश्यकता तो होगी ना, जो संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पे सब सरकारी टीचर हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी आवश्यकता होती है, तो ये किससे?
राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल को भारतीय निर्वाचन आयोग ये बोलता है कि भौतिक संसाधनों की आवश्यकता है चुनाव करवाने के लिए, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, संचालन के लिए मानव और भौतिक संसाधन चाहिए। ठीक है। उसके बाद में चुनाव में अनियमितता हो जाए, मान लो बूथ कैप्चरिंग हो जाए, हिंसा हो जाए, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, ठीक है, करप्शन हो गया, घपला हो गया चुनाव में, तो चुनाव को रद्द करने का अधिकार किसको है, भारतीय निर्वाचन आयोग को। सांसदों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना कि कौन सा सांसद योग्य है या फिर इसने करप्शन किया है, चुनाव आयोग के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, तो उसकी योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को क्या देना है, परामर्श। विधायकों की अयोग्यता के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, देश में चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना और अधीक्षण करना किसका कार्य है, भारतीय निर्वाचन आयोग का। इसके बाद में जो है इसकी कुछ स्वतंत्रताएं हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं, एक तो कार्यकाल निश्चित है, इसको पहले हटा नहीं सकते। ठीक है। इसके नियुक्ति के बाद में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जो इसके पद में जो शक्तियां हैं या फिर जो वेतन वगैरह है उसमें कमी करे, बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। उसके बाद में क्या है, एक संवैधानिक पद है, तो ये भी क्या है, इसकी एक स्वतंत्रता, मतलब इसकी पावर है, शक्ति है, लाभ है। ठीक है। उसके बाद में इसकी कुछ कमियां हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की कमियां क्या क्या हैं, एक तो योग्यता का उल्लेख नहीं है, किसी को भी बना देते हैं। ठीक है। जो सरकार होती है वो अपने पक्ष के व्यक्ति को नियुक्त करती है। उसके बाद में सदस्य संख्या भी संविधान में निर्धारित नहीं है। ठीक है। उसके बाद में वेतन जो है वो संचित निधि पर आधारित नहीं है, पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है। संचित निधि पर आधारित होने का मतलब ये होता है कि जो वेतन होता है वो फिक्स होता है, उसमें आप जो है कटौती नहीं कर सकते, उसमें मतदान नहीं हो सकता संसद में कि भाई इसको आपातकाल स्थिति में भी जो है वेतन को कम कर दिया जाए। और पुनर्नियुक्ति संभव नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है 5 साल तक तो उसको दोबारा बनाएंगे नहीं, और जब उसको लगता है कि मेरे को दोबारा बनाएंगे नहीं तो वो सबसे बनाकर चलने का प्रयास करता है, सरकार किसी से क्यों बिगाड़ी जाए। ठीक है। तो कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सरकारी नियुक्तियों पर रोक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जो है 5 साल तक भारतीय निर्वाचन आयोग का आयुक्त रहता है, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है, अन्य आयुक्त रहता है, अगर वो किसी और पद को जाकर के ग्रहण कर लेता है तो उसको सूचनाएं तो पता ही है, पूरी निर्वाचन आयोग से संबंधित उसको पूरी जानकारी होती है, तो इससे नुकसान हो सकता है। तो ये भी इसकी एक कमी है कि इसको पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है अनुच्छेद 324। अभी हमने क्या देखा था, अनुच्छेद 324 देख लिया। हमने ये कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर के 329 तक किया गया है। तो हमने अभी तक कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है, अनुच्छेद 324। ये जो संरचना है, नियुक्ति है, पदावधि है, कार्यकाल वगैरह सब किस में है, अनुच्छेद 324 में। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 325 में क्या लिखा हुआ है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर मतदाता सूची, ठीक है, मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जा सकता। ठीक है। जो मतदाता सूची तैयार होती है उसमें किसी व्यक्ति को इस आधार पे कि उस व्यक्ति का धर्म क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, ठीक है, इस आधार पे जो उस व्यक्ति को सूची से बाहर मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। और दूसरा, कोई व्यक्ति इन्हीं आधारों पे, मतलब धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पे यह नहीं कह सकता कि मेरा नाम जो है उस सूची में, जो मतदाता सूची है उसके अंदर मेरा नाम शामिल करो। तो ऐसा किसको नहीं बोल सकता, निर्वाचन आयोग को नहीं कह सकता कि भाई इस आधार में इस धर्म का व्यक्ति हूँ, इस जाति का व्यक्ति हूँ, तो आप इस आधार पर मेरा नाम जो है मतदाता सूची में ऐड कर दो। तो ऐसा नहीं होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 325 में। अब आगे देखिए अनुच्छेद 326। इसके तहत क्या है कि लोकसभा व राज्यसभा, इसके तहत लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा के लिए निर्वाचकों का चयन जो है वो किसके आधार पर होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल 326 में क्या लिखा हुआ है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या होगा, निर्वाचन होगा। और ये जो है ये याद रख लेना कि 61वें संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा क्या किया गया था कि जो मतदाता की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष। पहले ये प्रावधान था कि 21 वर्ष का व्यक्ति ही चुनाव जो है वो मतदान कर सकता है, लेकिन इन्होंने क्या किया 1989 में उस आयु को कम कर दिया। अब कौन 18 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है, चुनाव कर सकता है।
ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 326 में। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में क्या लिखा हुआ है कि निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। भाई भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार है, ठीक है, चुनाव से संबंधित सारे काम वो करेगा, लेकिन कुछ संबंधों में संसद को भी ये जो है अधिकार दिए गए हैं, और वो कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 327 में, ठीक है। तो इसके तहत संसद चुनाव से जुड़े मामलों में कानून बनाने का अधिकार मिलता है, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, ठीक है। अनुच्छेद 327 में किसके अधिकार हैं? संसद के अधिकार हैं चुनाव से संबंधित। इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने कई कानून भी बनाए हैं, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। उसके बाद में भारतीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन संसद और विधानसभा अधिनियम 2008, ये भी अनुच्छेद 327 के अंतर्गत ही संसद ने बनाया है। चुनाव आयोग अधिनियम 1991। अब देखिए आर्टिकल 328। अब 327 में तो किसके बारे में लिखा हुआ था? संसद की कुछ शक्तियाँ थी, किससे रिलेटेड? चुनाव से संबंधित। अब अनुच्छेद 328, इसमें विधानसभा की कुछ शक्तियाँ हैं चुनाव से संबंधित, मतलब किसी राज्य के विधानमंडल को अपने चुनाव से जुड़े कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ये प्रावधान जो है, ये प्रावधान किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए? संविधान के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अब हमने क्या क्या देख लिया? अनुच्छेद 324 देख लिया, 325 देख लिया, 326, 327 देख लिया। अब हम देख रहे हैं 328। तो अगर चुनाव से जुड़े किसी विषय पर पहले से ही संसद ने कोई कानून बना रखा है, तो विधानमंडल का वह कानून नहीं बना सकती। अगर संसद ने कोई 327 के अंतर्गत अगर संसद ने कोई कानून बना दिया किसी बात को लेकर के, तो फिर विधानमंडल उस पर कानून नहीं बना सकती, उसको संसद वाला ही पालन करना पड़ेगा। इस अनुच्छेद को अदालतों के, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 329। इसमें क्या किया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय में सीधे हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके जो मामले होंगे पहले निर्वाचन आयोग सुनेगा, उसके बाद में कोई बात होगी तो डायरेक्ट आप जो है न्यायालय में नहीं जा सकते, डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 329 में, कि जो न्यायालय है वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा चुनावी मामलों में। अब देखिए निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ समितियाँ, निर्वाचन आयोग में समय समय पर सुधार करने के लिए समितियों का गठन किया गया है। उनमें से कुछ प्रमुख समितियां हैं, जैसे BN तारकुंडे समिति 1974। इसमें क्या किया गया था? तो इन्होंने BN तारकुंडे समिति जो थी, इसने सिफारिश की थी कि जो वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर देनी चाहिए? 18 वर्ष कर देनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990, इन्होंने सिफारिश की थी कि 3 सदस्यीय आयोग होना चाहिए ताकि काम समय पर हो जाए, ठीक है। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 और के संतानंद समिति 1963। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि भारतीय सुधार, पहला प्रश्न तो यह हो सकता है कि निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं, या फिर निर्वाचन आयोग में सुधार हेतु गठित की गई समितियां कौन कौन सी हैं, तो उनमें से नाम आएंगे। या फिर ऐसे करते हैं कि एक तरफ क्या देते हैं, समितियों के नाम दे दिए, दूसरी तरफ इनके क्या वर्ष दे दिए कि अब इनका मिलान करो, कौन से वर्ष में कौन सी समिति जो है बनी थी और कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो ये याद रह जाएगा। BN तारकुंडे समिति 1974 में, दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में और के संतानंद समिति 1963 में, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपके एग्जाम में जो है प्रश्न 3 तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तो कंसेप्ट बेस पे, दूसरा आर्टिकल पूछ लेता है, और तीसरा कौन सा है? जो फैक्ट है कि पहला निर्वाचन आयोग कौन था, दूसरा कौन था, ठीक है। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन 1950 से 1958। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे पहले 25 जनवरी 1950 में सबसे पहले सुकुमार सेन को बनाया गया था, तो ये पूछ लेते हैं, तो इसको याद रख लेना कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा था KVK सुंदरम, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था 1958 से 1967 तक, ठीक है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। कौन से नंबर के हैं? 25 में। पहले तो नहीं पूछते थे, लेकिन आजकल पूछने लग गए कि जो वर्तमान में भारत मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं ये कौन से नंबर के हैं, या फिर कथन दे देते हैं कि राजीव कुमार जो है
25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसकी जगह कुछ और दे दिया। तो अब अपने को लगता है कि वह राजीव कुमार तो सही है, ये तो अपना पढ़ा हुआ है, अब ये नहीं पता कौन से नंबर का है, तो ये भी आजकल पूछने लगे। तो ये ध्यान रखना कि राजीव कुमार जो है 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब आगे देखिए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें पहली बात कि भारतीय निर्वाचन, ये नोट विशेष बातें हैं इनके बारे में, ये पूछी जा सकती हैं। तो भारतीय निर्वाचन पद्धति अमेरिका के संविधान के अनुरूप है। जब हम ये पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कि भारतीय संविधान को कहाँ से क्या क्या लिया गया है, तब हम पढ़ेंगे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की उत्पत्ति कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमने पढ़ लिया। चुनाव के समय चुनाव प्रसार को 48 घंटे पहले बंद करना होता है, ये नियम है। ठीक है, ये कथन दिया जा सकता है प्रश्न के अंदर कि चुनाव के समय चुनाव प्रसार को 48 कितने समय पूर्व है या फिर 48 घंटे पहले बंद करना होता है, ये कथन सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद में किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के अगर उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, चुनाव चल रहे हैं और उसके दौरान जो है किसी व्यक्ति की, किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, तो 7 दिन के अंदर ही नया उम्मीदवार जो है खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये नियम है कितने दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर। उसके बाद भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, श्रीमती वी.एस. रमा देवी। ठीक है, तो ये आप महिलाओं को कई बार पूछ लेते हैं कि भाई प्रथम महिला, ठीक है, तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, श्रीमती वी.एस. रमा देवी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है सिलेबस का भारत वो महत्वपूर्ण आयोग वो कवर कर रहे हैं, और उसमें हमने ये दूसरा टॉपिक पढ़ लिया है भारतीय निर्वाचन आयोग। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए आयोग के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।